अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हन्नान। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, फैसलाबाद शहर का दर्जा हरारत तो दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। सर्दी शहर के अंदर दाखिल हो रही है और इस शहर को यानी मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपनी आगोश में ले रही है, लेकिन इसके साथ साथ स्मोक का खतरा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। बारिशों की कोई पेशनगोई महकमा मौसमियात की जानिब से नजर नहीं आ रही और अगर बारिशें ना हुई तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्मोक जो है वो बढ़ सकती है और स्मोक को बढ़ते हुए देख के जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं वो भी इसको ट्रिगर करने में मदद फराहम कर सकती है। आज मौसम शहर फैसलाबाद का कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगे। मिर्जा साहब, बताइएगा आज क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की शहर फैसलाबाद में? जी हनान, बहुत शुक्रिया। हनान, फैसलाबाद का मौसम जो है वो आज भी खुशगवार है। सूरज की कड़क किरणें होने के बावजूद इनके अंदर वो तमतमाहट, वो तप्श जो है वो अब रुखसत होना शुरू हो गई है। फैसलाबाद का मौसम जो है वो खासा बेहतर है, खासा खुशगवार है, मोतदिल है और दिन भर आज सूरज का राज रहेगा। इसके बावजूद शहरी जो है वो गर्मी से परेशान नहीं होंगे, शहरी पसीने से शराबूर भी नहीं होंगे क्योंकि गर्मियां रुखसत हो चुकी हैं और सर्दियों की आमद है। ये मौसम जो है वो पतझड़ का मौसम है और इन दिनों में आमतौर पर रातें जो हैं वो ठंडी होती हैं, दिन जो है वो मोतदिल होते हैं और ऐसी ही सूरत हाल इन दिनों महसूस भी की जा सकती है। आने वाले दिनों में रातें जो हैं वो मजीद ठंडी होंगी, दिन खुशगवार होंगे। दिन में सूरज अपना मुखड़ा जरूर शहरियों को दिखाएगा लेकिन गर्मी जो है वो बरसा नहीं पाएगा। महकमा मौसमियात ने भी इस बात का इंदिया जो है वो दिया हुआ है कि आने वाले दिन अब ठंडे हैं क्योंकि ना सिर्फ खुनकी बढ़ रही है, हवा में नमी बढ़ रही है, तो इसके साथ साथ दर्जा हरारत में भी कमी नजर आ रही है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से दर्जा हरारत जो था वो दिन भर में 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टिका हुआ था। आज उम्मीद की जा रही है कि दर्जा हरारत इससे भी जरा कम होगा क्योंकि रात भी जो है वो आज ठंडी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा रिकॉर्ड हुआ है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब लगभग 60% है। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप शहर फैसलाबाद का अहवाल बता रहे थे। बदतदरीज दर्जा हरारत जो है वो फैसलाबाद शहर का कम होता चला जा रहा है। नाज़रीन, एक बादशाह था जिसे हमेशा अपनी राया का बहुत फिक्र रहता था और राया के साथ साथ उसके हदूद के अंदर जितनी भी मखलूक रहती थी, चाहे वो जानवर भी हो, उनका काफी फिक्र करता था। एक रात गीदड़ों की शोर की वजह से उसकी आंख खुली, जिस पर उसने देखा कि गीदड़ जो हैं वो गलियों के अंदर घूम रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। उसने अपने वजीरों को तलब किया और उनसे पूछा कि आखिर इनके चिल्लाने की वजह क्या है। वजीरों ने बताया, जनाब ये भूखे हैं और काफी दिनों से प्यासे हैं, इसकी वजह से ये चिल्ला रहे हैं। तो बादशाह ने फौरी हुक्म दिया कि इनको खाना फराम किया जाए, इनको पानी फराम किया जाए और इसी तरह किया गया। वजीरों की जानिब से बादशाह के माल में से जो कौमी खजाना था उसमें से खाना भी ले लिया गया, पानी के लिए भी पैसे ले लिए गए, लेकिन वो उन गीदड़ों पे लगाने की बजाय उन्होंने अपने रिश्तेदारों को उससे नवाजना शुरू कर दिया। अगली रात फिर यही काम जो है वो हुआ कि बादशाह सो रहा था और गीदड़ों की आवाज से दोबारा जाग उठा और जागने के बाद दोबारा वजीरों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि आज क्या मामला पेश आया, आज ये क्यों चिल्ला रहे हैं। तो उसका कहना था कि आज ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनके पास ना तो सोने के लिए बिस्तर है और सर्द मौसम के अंदर किस तरह से रात गुजारे उस वजह से परेशान है और ये चिल्ला रहे हैं। तो बादशाह ने फौरी हुक्म दिया कि आप इनको खजाने में से जो बिस्तर हैं वो फराम करें। तो बादशाह के वजीर जो है उन्होंने खजाने में से बिस्तर तो ले लिए लेकिन उन गीदड़ों को देने की बजाय फिर से अपने रिश्तेदारों को नवाजना शुरू कर दिया। तीसरी रात भी यही मामला पेश आया और इस रात जब बादशाह गीदड़ों की आवाज से उठा तो इंतहाई गुस्से में था कि आज आखिर क्या मामला पेश आया। उसने फौरन तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और उनसे वजह दरियाफ्त करने को कहा। वजीरों ने बादशाह का गुस्सा देखते हुए सलाह मशवरा किया आपस में और कहा कि कुछ ही देर बाद बादशाह सलामत हमें वक्त दे, हम आपको वापस बताते हैं कि गीदड़ जो हैं वो आखिर क्यों चिल्ला रहे हैं। और बादशाह जितने भी वजीर थे उन्होंने मशवरा करने के बाद बादशाह की बारगाह में कुछ देर बाद हाजिर हुए और उनका कहना था कि बादशाह सलामत, उनका कहना है चिल्ला चिल्ला के वो ये कह रहे हैं कि आपने उनकी बहुत मदद की, उनको खाना फराम किया, उनको बिस्तर फराम किया और चिल्ला चिल्ला के वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हर रात इसी तरह शुक्रिया अदा करते रहेंगे। जिस पे बादशाह खुश हुआ और खुश होकर सो गया
और हर रात जब वो चलाते थे तो वो जागने की बजाय मजीद सुकून की नींद सोना शुरू हो गया। तो हमारे मुल्क का भी सूरत हाल कुछ यही नजर आता है। कहा तो ये जाता है कि इमरान खान करप्ट नहीं है, लेकिन इनके वजीर इन तक बातें ठीक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते, ये तो जो मामला थे हमारे मुल्क के, उसी से बेहतर अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए और इसके साथ साथ गंदम की बिजाई जो है वो शुरू होगी है, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ डॉक्टर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि डायरेक्टर वीट हैं आयुब रिसर्च से, तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहूंगा, डॉक्टर साहब से, क्योंकि गंदम की कटाई बिजाई जो है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे होते हैं जिनको अवेयरनेस ना होने की वजह से, ठीक तरीका बिजाई का ना बताने की वजह से जो पर एकड़ जो गंदम की पैदावार आती है वो कम होती है, क्योंकि अगर ठीक तरीके से वो उसे बीजते हैं और उसकी देखभाल ठीक तरीके से करते हैं तो 1 एकड़ से काफी ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन ये तरीकाकार ना होने की वजह से, उनकी देखभाल ना करने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से जमीन तो बहुत काश्त की जाती है लेकिन पैदावार बहुत कम होती है। तो डॉक्टर साहब आखिर इसका मसला क्या आता है? अब तो बहुत सारी नई मशीनरी भी आ गई हैं जो कि आपको प्रॉपर इंडिकेशन देती है इस चीज की कि 1 एकड़ पे आपने कितने बीज लगाने हैं और एक लाइन के अंदर, एक रो के अंदर कितने बीज जो है वो लगाने हैं, उसको सेट कर दिया जाता है मैनुअली और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली तमाम चीजों को हैंडल करती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी शुक्रिया। बात यह है कि ये सब कुछ होने के बावजूद इस वक्त भी पाकिस्तान में ज्यादातर एरिया जो है फार्मर छठे से काश्त करते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि मैकेनाइज्ड सोइंग होनी चाहिए, मशीनरी अवेलेबल है। जो मशीनरी से बिजाई के काफ़ी फ़वायद हैं। एक तो ये कि उसमें बीज मुनासिब मिकदार में गिरता है, सोइंग लाइनों में होती है। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक रबी ड्रिल में आप साथ फर्टिलाइजर भी डाल देते हैं, तो खाद और बीज दोनों जमीन में मुनासिब जगह पर पहुंचते हैं। कम खाद भी ज्यादा असर दिखाती है क्योंकि वो उसके पौधे के रूट जोन में रहती है, बजाय इसके कि हर जगह फैले और बहुत सारी पानी के साथ लीच कर जाए। तो उसकी बजाय जो पूरे जो है मिकदार में पौधे को मिलती है। मोस्टली देखने को ये मिलता है ना कि बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज किए जा रहे होते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं, बीज भी लगाते हैं, लेकिन तरीकाकार मुनासिब ना होने की वजह से पैदावार कम रहती है। जैसे आपका कहना है कि मशीन जो है वो क्योंकि डिजाइंड होती है, प्रोग्राम्ड होती है, उसे पता होता है कि कितनी गहराई में आपने जो है, माजूद चाहूंगा, बीज लगाना है और कितनी गहराई में आपने फर्टिलाइजर जो है वो बीजना है। तो अगर ये मैनुअली किया जाता है, मैनुअली इसको उस बेहतर अंदाज में नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे लोग मशीनरी जो है उसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी पहुंच से दूर होती है ये चीजें। तो आप उनको मशवरा क्या देंगे कि वो किस तरह से करें? आप उनको, उनके लिए कोई अवेयरनेस सेशन आपने रखा है जिसमें उसको बताया जा सके कि कितनी गहराई के अंदर स्विंग करनी है आपने? जी हाँ, बात यह है कि मशीन हर बंदे को लेना जरूरी नहीं है। अब हर गांव में ऐसे लोग दस्तयाब होते हैं जो कि ऑन पेमेंट बेस पे सोइंग करवा देते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर जिनको हम कहते हैं, तो उनसे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए, क्योंकि जो हम उनको बिजाई के लिए पैसे देंगे वो हमारे रायगा नहीं जाएंगे। हमारे जब हम छठे से सोइंग करते हैं, कुछ ग्रेन्स जो हैं ज़्यादा डीप चले जाते हैं, वो भी उगते नहीं हैं, जो सतह ज़मीन पे रह जाते हैं कीड़े मकोड़े और परिंदे उसे उठा लेते हैं और प्रॉपर नमी ना होने की वजह से भी वो उगते नहीं हैं। तो इसलिए मैकेनाइज्ड सोइंग करनी चाहिए। जो बड़े फार्मर हैं वो मशीनरी ले सकते हैं, छोटे फार्मर जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर से हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सब्सिडी पर ये इम्प्लीमेंट दे रहे हैं, 50% कीमत अदा करके आप ये इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, बाकी से जो है 50% वो गवर्नमेंट अदा करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, इससे किसानों को भरपूर फायदा उठाना चाहिए और अपनी मशीनें ले सकते हैं वो अब अफोर्डेबल प्राइस में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल रहमान, क्या कहेंगे आप? सब्सिडाइज गंदम जो है वो इस दफा फराम की जाएगी, पिछली दफा भी सब्सिडी थी, इसको अगर कंपेयर करें इस दफा के साथ तो क्या आप समझते हैं कि इस दफा ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी? हनान, देखिए ये फैसलाबाद में जो टारगेट महकमा ज़राअत उसी को अमूमन मिलता है वो 7,06,000 एकड़ लगाने का फैसलाबाद में, जबकि जो सब्सिडी बीज पर दी जाती है वो है
17,000 एकड़ पर। ये बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, किसानों की जानिब से मुतालबा किया जाता है कि जब उनके पास से ज़बरदस्ती गंदम 1400 रुपये फी मन उठा ली जाती है, तो फिर उन्हें जो बीज है वो 2,950 रुपये का मुहैया किया जाता है, जो कि सर्टिफाइड बीज होता है, और वो भी सभी को नहीं मिल पाता। वो बमुश्किल ये 17,000 को सब्सिडी पर, और बाकी मिल मिला के जो प्राइवेट सीड कंपनीज हैं वो तमाम मिल के बमुश्किल 50% किसानों को जो सर्टिफाइड बीज है वो मुहैया कर पाती हैं। 50% किसान वही पुराना जो बड़ोले में उन्होंने रखा होता है पुराना बीज वही लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बीज बनाने का तरीका जिसको हम सर्टिफाइड बीज कहते हैं, जब उसको छाननी से गुजारते हैं तो जो कमज़ोर बीज है वो नीचे गिर जाता है, बड़ा बीज रह जाता है जो कि काश्त के काबिल होता है, और वो समझ लें कि वो 100% नहीं तो चले 90% तो जो है वो पौधा बनाएगा, जबकि जो किसान के पास बीज पड़ा हुआ है वो 50% भी पौधा नहीं बना पाता। तो अब ये एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है। फिर जिस तरह से मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन अब गंदम जो है वो एक प्रॉफिटेबल जो है वो एक क्रॉप्स नहीं रही, इसके मुकाबले में कमांद या कैनोला या दूसरी फसलें वो ज़्यादा मुनाफा दे रही हैं। वजह क्या है इसकी? ना देखिए, इसमें एक तो डॉलर का रेट का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि डॉलर के रेट की वजह से अगर होती है तो वो बाहर भिजवा दी जाती है, हालांकि ये पिछले साल में अच्छी खासी यहाँ पर पैदावार हुई थी। फिर इसके मुकाबले में जो कमाद है वो देखें 500-600 मन तक या 800 मन तक चला जाए एकड़ का, तो वो 2 लाख के करीब जो चला जाता है, जबकि उसका खर्चा भी कम है, बड़ी फसल है, उसको ख़तरा भी कोई नहीं है। उसके मुकाबले में यहाँ पर गंदम को ख़तरा भी है, कुंगी का ख़तरा है, फिर इसमें स्प्रे भी करनी, 2 बोरी DAP लगानी, तकरीबन 17-18 हज़ार जो है वो खाद का ही खर्चा है, और 1 एकड़ पे अगर हम खर्चा कैलकुलेट करें तो वो 50,000 एकड़ तक चला जाए। बिल्कुल जी, इसको मजीद गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनसे करते हैं। अब्दुर्रहमान, वजारत ज़राअत की अगर बात की जाए, एक अहम वजारत होती है, और आपके मुल्क का तकरीबन 60% जो देहाती आबादी है वो इस पर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि देहात में जितने भी लोग हैं उनके पास ना तो इंडस्ट्रीज होती हैं ना ही कुछ और, उन्होंने ज़राअत के ऊपर गुजर बसर करना होता है। आप अगर इस वजारत को गौर से देखें, अब तक कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि किसानों के हक में रहा होगा? ज्यादा के नहीं, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं। हनान, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो हुकूमत ने ज़राअत को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, और हमें ये बज़ाहिर नज़र आता है कि यहाँ पर जितनी तवज्जो शहर में इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर या इसी तरह से छोटे मोटे दुकानदार ले पाते हैं ना, उससे कहीं कम तवज्जो जो है वो एग्रेरियन को मिलती है, फार्मर्स को मिलती है, क्योंकि ये एक बड़ी वजह है कि फार्मर्स एसोसिएशंस नहीं है, इतना ज़्यादा जो उनका इन्फ्लुएंस नहीं है। हालांकि असम्बली में उनके मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते, बहुत कम उनके हक में आवाज़ उठाते हैं। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं वो शायद ये समझते हैं कि ज़राअत जो जितनी बेहतर होनी थी वो हो चुकी। देखिए, जो बड़े फार्मर्स हैं जहांगीर तरीन लेवल के, वो तो प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन जो छोटा फार्मर है उसके लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं है, कोई उसके लिए ऐसी स्कीम नहीं है कि जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए, जिससे वो अट्रैक्ट हो के यहाँ पर जो गवर्नमेंट की डिमांडिंग फसल है वो लगाए। फिर इसमें जो जोनिंग भी नहीं है कि जो जिसका दिल करता है वो लगा देता है। कपास हो गई या कोई भी फसल है, वो जोनिंग में अगर लगती है तो वहाँ पर बीमारी के खदशात कम होते हैं, लेकिन अगर अपनी ज़रूरत की हर बंदा 2-2 एकड़ लगाता जाता है तो फिर उसमें बीमारी के, सुंडी के जो खतरात है वो भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये भी तो एक बड़ा मसला है ना कि जोनिंग के अंदर एक तो इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि उसकी जमीन के अंदर जो चीज लगाई है उसकी ज्यादा प्रॉफिट है, आप हमें कम प्रॉफिट वाली जो प्लांट है उसे लगाने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसे किस तरह से हल किया जाए? हनान, ये माजी में होता रहा, अभी भी हो सकता है अगर किसानों को ऑन बोर्ड लिया जाए, अगर उन्हें सब्सिडी मुहैया की जाए बीज पर, खाद पर, और जब फसल होती है वो उनसे एक सपोर्टिव प्राइस पर ली जाए। अब मसला ये होता है कि गवर्नमेंट की जानब से एक मुहिम चला दी जाती है गंदम के सीज़न में कि जो गंदम है वो घर के लिए, जबकि जो कैनोला है वो मुल्क के लिए। लोग कैनोला लगा के अब वेट करते हैं कि वो बेचें किसको, जब बेचने जाते हैं उसका रेट नहीं मिलता, चावल का रेट नहीं मिलता। गंदम अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर गवर्नमेंट खरीदती नहीं है, वहाँ पर किसान को जिस तरह से खारी का सामना करना पड़ता है। फिर जब कम हो जाए तो गवर्नमेंट उनके घरों पे छापे मारती है। ये एक मैकेनिज्म अगर बना दिया जाए कि इतनी गंदम हमने लगानी है, उससे इतनी गंदम हम खुद से परचेज करेंगे, तो ये किसानों के लिए भी बेहतर हो जाएगा। हर साल जो फार्मूला वो चेंज भी नहीं होगा। फिर इसमें जो लोग है या जो जिम्मेदार है, जो 10 एकड़ से कम या ज़्यादा वाले, वो तैयार हो सकते हैं और तैयार भी हैं।
माजी में ऐसा करते रहे कि हमने इतने एकड़ ये लगाना है या यही फसल लगा देंगे। देखें गंदम है, अगर वो कुछ बड़े जो किसान हैं वो ज़्यादा लगा देते हैं, इसमें जिनकी 10 एकड़ से 12 एकड़ से ज़्यादा है वो सारी अगर गंदम लगा देते हैं, एक हम फ़र्ज़ करते हैं एक गांव में पूरे में गंदम लग गई, दूसरे में कमांद लग गया, तो अगर उन्हें अच्छा रेट मिलेगा तो वो बाज़ार से अपने हिस्से की कमांद या दूसरी चीज़ परचेज़ कर सकेंगे। यहाँ पर मसला होता है कि हर वो चीज़ जो वाफर मकदार में किसान के पास आ गई है वो किसान नहीं, वो गवर्नमेंट नहीं ले पाती, वो मजबूरन उन्हें जो मिडल मैन है, जो व्यापारी है, उनके पास जाना पड़ता है, जो गल्ला मंडियों में आड़ती बैठे होते हैं, उनसे जाके वो जहाँ से खाद और बीज उधार लेते हैं वहाँ पर जाने पर मजबूर होते हैं और उनसे ही वो सस्ते दामों फरोख्त कर देते हैं, वही फिर वहाँ पर स्टॉक करके महंगे दामों बेचते हैं। आप देखें जो गंदम मई जून में किसानों से 1400 रुपये फी मन में छापे मार मार कर खरीदी गई, वो गंदम अब 2800 रुपये फी मन, 2600 रुपये मन फरोख्त हो रही है। आटा कहाँ चला गया? जो गवर्नमेंट का 860 रुपये वाला आटा, अगर वो डीसी के घर में 3 दिन के लिए पक ना तो वो डीसी खाना छोड़ देगा, बिल्कुल ही उसको नफरत हो जाएगी, इतना बुरा वो आटा होता है। लेकिन परवाह नहीं है किसी को, उनके घरों में अच्छी गंदम के आटे पक रहे होते हैं और जो गंदा बदतरीन जो आटा है वो गरीब जो लोगों को खिलाया जा रहा होता है, और वो भी महंगे दामों। चक्की पे जाके आटे का रेट चेक कर लें वो कहाँ चला गया। ये बस समझ लें कि कार्रवाई इन्होंने डालनी होती है, सरकार की जानिब से कार्रवाई डाल दी गई, ये कर लें वो कर लें, लेकिन जो अमली इकदाम आता है किसान के जो हक में बादशाह के वजीर उस बिल्कुल वो आपने अच्छा किस्सा सुनाया, वो ये सारा इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जो महकमा ज़राअत के मसाइल हैं या यूबर सर्च साइंसदानों की सुजेशन है या जो आम फार्मर्स एसोसिएशन है, फार्मर के मसले हैं, उनको ऑन बोर्ड कोई नहीं लेता। अब देखें जो यहाँ पर गंदम की कीमत है वो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से 2000 रुपये मन मुकर्रर की गई है। 2000 रुपये मन का मतलब है कि अगर उसकी 50 मन हो जाती है 1 एकड़ की तो वो 1 लाख रुपये गवर्नमेंट से कमा लेगा। हमारे यहाँ ये पीपल्स पार्टी ने अपने दौर के आखिर में 1300 रुपये मुकर्रर की थी, अगले 5 साल में 100 रुपये बढ़ा के 1400 हुई है और अब आखिरकार 1600 रुपये कर दी गई है। यानी कि सिंध 2000 दे रहा है और पंजाब जो है वो 1600 दे रहा है। एपी जो हमदादी कीमत गवर्नमेंट की, इतना ज़्यादा जो फ़र्क है कि अब जो सिंध में गंदम आती थी यहाँ पर जो बर वक्त वहाँ पर गंदम की जो यहाँ पर कटाई हो गई, उसके बाद थ्रेशर के बाद जो गंदम जल्दी आना शुरू हो जाती थी, सिंध से जल्दी यहाँ पर आ जाती थी और गंदम का रेट मुनासिब हो जाता था। अब यहाँ पर गंदम सस्ती होगी, सिंध में महंगी जो गवर्नमेंट खुद से लेगी तो वो भी गंदम यहाँ पे नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमारी गंदम जब तक नहीं आती उससे 1 माह पहले जो सिंध से आना शुरू होती थी ये भी ख़त्म हो गई, और इसके पीछे जो गवर्नमेंट है जो कि इसकी जो अमदादी कीमत है नहीं बढ़ा रही। देखिए अनान जो बाहर से रशिया से मंगवा रहे हैं वो 2200 रुपये फी मन के हिसाब से मंगवा रहे हैं और उसमें कोई टैक्सेशन नहीं है। अगर उसकी इंपोर्ट टैक्स जो इन्होंने ख़त्म की है वो भी अगर हम डालें तो ये 3000 रुपये या 2800 रुपये मन में चली जाती है, और ये वो गंदम है जो यहाँ पर गंदम के मुकाबले में बहुत कमतर गंदम है। यहाँ पर जो हमारे गंदम होती है इसका अगर मुकाबला करना है तो वो न्यूजीलैंड की गंदम से करें जो कि पूरे साल की फसल है या जो खाने में बड़ी बेहतरीन होती है। तो ये हमारी जो गंदम वो 1600 रुपये मन लेना चाहते हैं जो कि बेहतरीन है आटे के लिहाज से, इसके बावजूद भी नहीं हो रही, वो इसके बावजूद नहीं, और जो बाहर से डबल रेट में मंगवा लेते हैं लेकिन वो उन्हें वारे में पड़ती है क्योंकि उसमें कई लोगों को फायदे मिलते हैं। यहाँ पे गंदम होती है, यहाँ से गंदम खरीद के स्टॉक की जाती है, उसके बाद वही गंदम महंगे दामों बेच ली जाती है और इसमें जो फिर जो कह दिया जाता है कि ये तमाम लोग जो ईमानदार हैं और नीचे से जो करप्ट लोग हैं वो कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं। अब देखें जो ईमानदार इंचार्ज बनाए हुए हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी ये ड्यूटी है लोगों को कम से कम जो गंदम है ये पूरी करनी, पेट्रोलियम मसनूआत के रेट मुकर्रर करने जो कि बेहतरीन हो। ये देखें 1-1.5 रुपया कम करके ये कारनामा समझ रहे हैं, बिजली के रेट्स मुनासिब करने। ये 3-4 चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हर बंदे को रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत पड़ती है, हर घर में रोज़ाना रोटी बननी ही बननी है। बिल्कुल ये माफिया है और इस माफिया को इस वक्त रोकने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, आने वाले दिनों के अंदर इसकी पैदावार को बढ़ाया जाएगा क्योंकि इस दफा तो कमी रही गंदम की, तो किस तरह से अब मैनेज किया जाएगा, स्ट्रेटेजी क्या तैयार की गई है? इस दफ़ा यह है कि सीड और फर्टिलाइज़र दोनों पे सब्सिडी दी जा रही है। जैसा अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि वो सब्सिडी कभी भी टोटल सीड पे नहीं दी जा सकती। इस सब्सिडी के पीछे जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है वो ये है कि हमने अच्छी अच्छी वैरायटीज़ जो हैं वो सब्सिडी स्कीम में डाली हैं
और इसमें फार्मर्स को साथ रिक्वेस्ट की है कि ये सीड आप सर्टिफाइड सीड लें, इसके भरपूर पैदावार भी लें और फिर जो आपकी पैदावार आए उसको एज सीड अपने साथी फार्मर्स के साथ शेयर करें, ताकि 1 से 2 साल के अंदर ये बड़े पैमाने पर लोगों के पास नई वैरायटीज़ का सीड चला जाए और जो पुरानी वैरायटीज़ किसान भाई लगाते हैं जिस पे अब बीमारियों का हमला होता है, उनसे हम जल्द अज जल्द छुटकारा पा सकें। और क्योंकि उन पे अब बीमारी की वजह से खासी कमी आ जाती है पैदावार में। और जैसा कि अब मौसमियाती तब्दीलियां हैं, पिछले साल आपने देखा मौसम ठंडा रहा, वक्फे वक्फे से बारिशें होती रहीं, फ़िज़ा में नमी ज़्यादा रही, तो इस तरह का मौसम जो है इसमें फिर रस्ट का ख़तरा होता है। तो इसलिए हमें नई वैरायटीज़ जो जिसका सब्सिडाइज सीड भी फराहम किया जा रहा है, हमें चाहिए तमाम फार्मर भाइयों को कि उसको काश्त करें और पुरानी वैरायटियाँ जैसे इनकलाब, सहर, गैलेक्सी वगैरह, TD1, गंदम 1, इन पे अब बीमारियों का हमला होता है, इनको छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से हम जो है पर एकड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं और जो कमी है गंदम की पिछले साल कुछ हुई वो उस पर काबू पाया जा सकता है। इसके साथ साथ इमदादी कीमत बढ़ाई गई है, उस वजह से भी गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया है फार्मर को ताकि वो ज़्यादा रकबा पर गंदम काश्त करें। अच्छा, इस हवाले से भी बताइएगा कि रिसर्च इसके ऊपर अयूब रिसर्च कितनी कर रहा है नई वैरायटीज तैयार करने के लिए? हाइब्रिड सीड्स क्या तैयार किए जा रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के हवाले से कुछ आगाह करें। नहीं, ये जो फूड क्रॉप्स हैं इन पे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ना बीज देने की अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है। इस पे आधी दुनिया में इख्तलाफ है कि फूड क्रॉप्स पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो है ना GMO वो ना उगाया जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली ईटेबल है। तो उस पे तो अभी काम नहीं हो रहा है। तो उसके अलावा मजीद आने वाले दिनों में अगर इस पे काम हुआ या कोई पेपर्स ऐसे पब्लिश हुए या हम अपनी ऑडियंस को एग्री कर सके तो मजीद तरक्की की तरफ काम जा सकता है, लेकिन इसके जहां पे फायदे होते हैं नुकसानात भी हो सकते हैं, इसी वजह से इसे अभी रोका है। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल रहमान, क्या कहेंगे अगर गवर्नमेंट की खास तौर पे बात की जाए तो गवर्नमेंट क्या सही डायरेक्शन में जा रही है? PDM की जानिब से भी अब प्रेशर काफी डाला जा रहा है और मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए काफी गर्मा गर्मी है सियासी सूरत हाल में हमारे मुल्क में। क्या कहेंगे आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आ रही है? देखिए हनान, अगर माजी की बात की जाए तो जो हुकूमतों की कोशिश होती थी कि तमाम काम स्मूथली चलता रहे, जबकि जो अपोजिशन थी वो हमेशा फड्डे करती रहती थी कि कोई भी काम स्मूथली ना चले। ये निराली हुकूमत आई है कि जब से आई है ये अपोजिशन को इश्तिआल दिलाती रहती है, चाहे वो असम्बली की बात हो, चाहे वैसे कोई भी मीडिया टॉक हो या किसी भी इशू का जो इफ्तिताह करना हो किसी मंसूबे का, तो ये हमेशा इनकी कोशिश रही है कि अपोजिशन को टांट किया जाए और जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर PDM की सूरत में तमाम जितनी भी अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हो चुके हैं हुकूमत गिराने के लिए। तो इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है वो मईशत पर पड़ रहा है, जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज है, जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये देखिए 2.5 साल का अरसे में कोई भी रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। और जो कर्जों की बाबत जो तनकीद करते थे माजी की हुकूमतों पे, पीपल्स पार्टी ने 5 साल में कोई 13-14 अरब डॉलर कर्जा लिया, तो ये अभी 17 अरब तक पहुंच चुके हैं। इनके 5 साल नहीं हुए, आधा टाइम हुआ है। तो ये जो तनकीद इनकी माजी की हुकूमतों में रही है, हर काम वही किया जा रहा है, डंके की चोट पर किया जा रहा है। कानून साजी बिल्कुल असम्बली में नहीं हो रही है। असम्बली को जो इज्जत बख्शने की बातें थी वो भी सारी की सारी जो पुरानी हो गई। इमरान खान खुद से भी असम्बली में आने के लिए तैयार नहीं होते, कभी कभार अगर आ भी जाएं तो आधे घंटे में वापस हो जाते हैं। और यही ताने दिए जाते थे नवाज शरीफ, बिल्कुल यही ताने थे। हालांकि यूसुफ रजा गिलानी थे वो असम्बली में रहते थे, लेकिन फिर भी तनकीद जो है वो जारी रहती थी। अब देखिए जो माजी की हुकूमतों में तनकीद थी वो स्टिल वही काम कर रहे हैं, बल्कि उससे बदतरीन तरीके से किया जा रहा है। अपोजिशन को मुसलसल इश्तिआल दिलाने का नतीजा ये निकला कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो माइनस पे चला गया। कोई भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई भी जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टर्स है, वो नहीं कर रहे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इन्होंने रिलीफ का ऐलान किया था, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है वो इनकी
जो स्कीमें हैं उस पर किसी भी किस्म का जो इत्माद करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बड़ा मसला बना हुआ। देखिए, जब तक ग्रोथ रेट ऊपर नहीं जाता, मईशत के कई पहलू होते हैं, कम से कम 5 चीज़ें जिनको हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट क्या है, जो हमारा ग्रोथ रेट वो क्या चल रहा है, जीडीपी की जो रेशो है वो कितनी है। तो ये तमाम चीज़ें मिल मिला के ये ऐलान कर रही हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। डॉलर की कीमत बढ़ाने से एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हुआ है। सिर्फ एक शोबा है जो इससे फ़ायदा मंद है, जो बहरावर हो रहा है, बाकी तमाम शोबे उसके सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गंदम की कीमतें भी एक बड़ी वजह होती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बड़ी वजह है, जो अद्वियात बार बार बढ़ रही हैं वो भी सारी इसकी वजह है। यानी कि एक शोबे को रिलीफ फराहम करने के लिए बाकी तमाम अवाम को निचोड़ा जा रहा है, टैक्सेशन बढ़ाई जा रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा टैक्सेशन के बावजूद FBR उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा जहां पर 2018 में आखिरी हुकूमत ने छोड़ा था। जितने टैक्स पेयर उन्होंने बढ़ाए थे, या जितना जो उन्होंने टैक्स 4000 अरब तक लेके गए थे 1800 अरब रुपए से, ये बजाय कि 5000 अरब करते, ये मज़ीद नीचे आ रहे हैं, 3700 अरब तक पहुंच रहे हैं। और शायद इस बार भी इसके लगभग ही रहे, क्योंकि अभी जो 4 माह की रेशो है वो भी इतनी कोई आइडियल नहीं है कि जिसमें ये अंदाज़ा लगाया जा सके। या जो इन्होंने इंपोर्ट पर टैक्सेशन ज़्यादा की है, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पर जितनी चीज़ें इंपोर्ट होती थी वो कम हो रही हैं। ये एक वहाँ डेफिसिट है जो हमें मिल रहा है, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि कल कलां को जो इंडस्ट्री चाहिए होती है, हमें कोई भी किसी किस्म के पुर्जाजात चाहिए होते हैं, स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं, वो तमाम के तमाम महंगे होकर मिल रहे हैं। इसी वजह से लोग उसको कम यूज़ कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो बाहर से लोग ज़र मुबादला बेचते हैं वो ज़्यादा आया है, जिसकी वजह से हुकूमत उसको भी मईशत बढ़ाने का जो है वो एक शोर कर रही है कि हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें आर्जी होती हैं कि कभी ज़्यादा हो गया, कोरोना के बाद उनको इकट्ठे पैसे मिले, या कई लोग अपनी जमा पूंजी पाकिस्तान ले आए, तो फिर FATF जो इस मईशत में समझ लें कि सबसे ज़्यादा जोंक बन के चिमटा हुआ है। उसकी वजह से जितनी पहले ब्लैक मनी थी वो तमाम की तमाम लोग दबा के घरों पे बैठे हुए हैं, वो मईशत में नहीं आ रही। डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा खौफ है ताजरों पे। एंड कंज्यूमर जो है वो सारे की सारी टैक्सेशन उसको करना पड़ती है जो वो परचेज़ करता है। अब जो चीज़ें कुछ साल पहले बाहर बचवाई जा रही थी जिस रेट पे, अब उसकी जो यहाँ पर हमारे वो लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पैदावारी लागत में इजाफा होने से जो मुनाफे की रेशो है वो अल्टीमेटली कम हुई, जॉब्स कम हुई, कई लाख लोग बेरोज़गार हुए। अब इसमें कोरोना भी एक बड़ी वजह बन के आया सामने, लेकिन कोरोना से पहले भी जो हमारी मईशत है वो बहुत ज़्यादा नीचे की जानब चली गई थी। यहाँ पर जो जॉब्स है वो नई पैदा नहीं हो रही थी। नई जॉब्स पैदा होती हैं प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट शोबे चलते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री चलती है, इंडस्ट्री जो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, डेवलपर्स अपना काम कर रहे होते हैं, फिर सबसे अहम जो सड़कें बन रही होती हैं उसकी वजह से भी जो रोजगार है वो लोगों को बहुत मिल रहा होता है। अच्छा, डेवलपर्स भी हमारे शो में पिछले दिनों आए थे, उनका कहना था कि जो शर्तें रखी गई थी लोन की और बताया गया था कि इतने % आपको जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसके एवज जब लेते हैं लोन बैंक से तो बाद में पता चलता है कि 2 साल बाद और शराइत निकल रही है, 4 साल बाद और निकल रही हैं और उसका रेट बहुत ऊपर चला जाता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पॉलिसियां कुछ ऐसी बनानी चाहिए जो अवाम दोस्त हो। हनान, ये वज़ीर आज़म की आपने अच्छी बात की, हाउसिंग स्कीम थी जिसमें उन्होंने अब जो उसके लिए जो अप्लाई बैंक में करेगा वो बैंक की फ़ीस 9800 रुपये होगी, उसमें जो लीगल एडवाइज़र होगा उसकी फ़ीस 5000 रुपये मुकर्रर की गई है। फिर इस तरह से फीसें हैं वो 20,000 रुपये होंगी, और उसके बाद आपको उम्मीद नहीं अच्छा, अरबों रुपए तो फीसों की मद में ही, उसके बाद आपको उम्मीद नहीं है कि आपका घर निकलेगा उस स्कीम में या नहीं निकलेगा। वो 20,000 नाकाबिले वापसी है। अब देखिए, ये माजी में जो ऐसे मंसूबे हैं इनकी फीस 200-250 रुपये होती है कि अगर किसी का निकल आए तो फिर उससे वसूल कर ले, अदरवाइज वैसे आवाम के पैसे इकट्ठे करके उन्हीं को दिए जा रहे हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं है। ये देखिए, मतलब बड़ी हैरानगी हुई जब मैंने वो फीसेस का मुतालिया किया। तो इसी तरह से जो लोग जिनको इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये शिक भी रख दी कि अगर वो मुतमिन नहीं करता, अगर उसकी उस स्कीम में किसी वजह से वो वेरी नहीं करता, नाम नहीं आता, तो अब क्या होगा कि वो अपनी जो मनी है वो तो सामने ले आ चुका है, उसको टैक्स लग जाएगा। यहाँ से जो लोग धोखा दिया जा रहा है वो ये इसी वजह से ये देखिए ना, मतलब इन्होंने कहा था कि हमने जो है वो 31 दिसंबर डेट दी थी कि उस तक अप्लाई कर लें, और अभी कोई भी लोग जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है इस मामले में, इंटरेस्टेड नहीं है, और वो रेट भी नजर नहीं आ रहा
वो उतनी स्पेस भी नजर नहीं आ रही, उतने लोग यूटिलाइज भी इस चीज को करते नजर नहीं आ रहे जितना करना चाहिए था। तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, मजीद अगर गंदम से हट के बात की जाए, बाकी फसलों के हवाले से आप क्या कहेंगे? उनके हवाले से कोई स्ट्रेटजी तैयार की गई है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर में ज्यादा, गन्ने में ज्यादा, शुगर केन में प्रॉफिट मिलता है। बहुत सारे लोगों को जो है वो सनफ्लावर में उनको प्रॉफिट मिलता है। तो इनकी कोई लोकेशंस डिफाइन की गई हैं कि इतनी लोकेशन पे या इतनी प्रॉपर्टी पे, इतनी जगह पे ये वाली गंदम लगाई जाएगी या ये वाला क्रॉप लगाया जाएगा, इतनी प्रॉपर्टी पे ये चीज लगाई जाएगी? इसके लिए कोई पंजाब की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, कोई स्ट्रेटजी तैयार है? जी, अभी जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने मेंशन किया जोनिंग का, तो ये सही है कि पहले जोनिंग होती थी, फिर गुज़श्ता गवर्नमेंट्स में कोई इस पर तवज्जो नहीं दी गई, तो ये जोनिंग वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। अब फार्मर जहाँ जिसका दिल करता है वो क्रॉप लगाता है, प्रॉपर जोनिंग नहीं है। लेकिन अभी मौजूदा दौर में एक दफ़ा फिर से नए सिलसिले को शुरू करके इस पे नए असर नौ जोनिंग कर दी गई है। तो उसका ड्राफ्ट तैयार है और अब उसको इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करवाएंगे आप इसको? जैसे प्रीवियसली चलता रहा है, थ्रू महकमा ही होती है, ये महकमा माल के जरिए इस पे पटवारियों वगैरह के जरिए इस पे कंट्रोल किया जाता है। और साथ साथ ये है कि प्रॉपर जोन में फार्मर को फैसिलिटेट किया जाता है उस क्रॉप को लगाने के लिए। अगर सपोज वो फार्मर नहीं मानता लगाने के लिए, देन क्या स्ट्रेटजी होगी? देन वो उनके कानूनी चालान वगैरह किए जाते हैं ना, उनको जुर्माने किए जाते हैं। फिर गुज़श्ता साल की बात की जाए, कितने चालान हुए हैं फैसला? नहीं, अभी वो मैंने बताया ना, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये अभी ड्राफ्ट इसका तैयार हुआ है, ये अभी लेकिन कानून मौजूद है इसका? जाएगा। जी हाँ, कानून मौजूद होने के बावजूद ड्राफ्ट नहीं बन रहे या चालान नहीं किए जा रहे, तो ये नाअहली गवर्नमेंट की होगी या कोई मुतलका अदारा इन्वॉल्व होता है इस चीज के अंदर? अदारे ही मिलके गवर्नमेंट बनते हैं ना। तो मैं उस मुतलका अदारे के बारे में पूछना चाह रहा हूं। जैसे आप पटवारियों की अभी बात कर रहे थे, तो इनके चालान पटवारी करेंगे? जी हाँ, वो करेंगे महकमा ज़राअत तौसीह के साथ मिलके। चलें जी, इस हवाले से अब्दुर्रहमान से भी पूछ लेते हैं। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे, कितने चालान गुज़श्ता साल में किए गए? ना अभी तो ये प्रैक्टिस कई सालों से नहीं चल रही। माजी में ये करते थे कि जब कोई भी किसान वायलेशन करता था तो उसकी फसल जला देते थे या उसमें हल फिरवा देते थे ताकि वो ना करे, और उसके बाद FIR उसके खिलाफ दे देते थे। फिर वो तारीखें भुगतता था, जुर्माना मामूली सा उसे किया जाता था, वो खुद से ही बाज रहते थे। अभी जो कई सालों से ये फिर प्रैक्टिस बंद कर दी गई, अभी नहीं कर रहे अभी। लेकिन इसमें यह भी तो खदशा होता है कि जिसकी पहुंच होगी, जिसकी गलबात होगी जिसे कहते हैं, और सिफारिश होगी, वो अपनी प्रॉपर्टी पे जो लगवाना चाहता है वो लगवा सकता है। लेकिन शिफ्टिंग इसकी भी की जा सकती है, या इसकी वफाक से फाइल तैयार होती है कोई कि इतना फैसलाबाद के अंदर एकड़ जगह है और इस जगह, इन लोकेशन पे ये चीज लगेगी, इस लोकेशन पे ये, उनकी तरफ से, या यहाँ पे पटवारी ने डिसाइड करना होता है कि कहाँ के? हनान, ये था कि यहाँ पे जो तांदले वाला का इलाका, उसे समझा जाता था कि यही कपास यहाँ पर लगाई जा रही है। इसी तरह से कमालिया या कुछ तहसीलें थी जो स्पेसिफाई थी कि यहाँ पर सिर्फ कपास ही लगेगी, और उसका फ़ायदा ये होता था, एक तो उनकी ज़मीन उस हिसाब से होती है कि वहाँ पर कपास बेहतर हो सकती है। फिर वहाँ पर जो कपास ज़्यादा हुआ, सपोज करें पूरी तहसील में कपास हो, तो अब उस पर स्प्रे जब किए जाते हैं तो वो सुंडी को कहीं भी रुकने की जगह नहीं मिलती। अगर कपास के रास्ते में कमाद आ जाए, गंदम आ जाए, कोई चारा जात आ जाए, तो वो सुंडी उधर स्टे करके दोबारा वापस आ जाती है। तो ये एक बड़ा फायदा होता था पूरे एरिया में जो जोनिंग करते। लेकिन जहाँ पे फायदे होते हैं वहां पे नुकसानात भी होते हैं। इस चीज को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट को कोई स्ट्रेटेजी अब बनानी चाहिए इस हवाले से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। अब्दुर्रहमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपकी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल बेहतर होना जरूरी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब, जबकि ड्रेसिंग जो है वो डेन स्टीवन की तरफ से की गई। और अगर आप चाहते हैं कि डेन स्टीवन से शॉपिंग करें, उसके लिए आपको जाना होगा सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पे। तो जनाब, अगर बात करें शहर फैसलाबाद की, तो शहर फैसलाबाद के अंदर सब्जियों का रेट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। आज सब्जियों का हाल क्या है, क्या रेट है फैसलाबाद के अंदर, जानते हैं शाहिदा परवीन से।
शाहिदा बताइएगा कि आज सब्जियों के भाव क्या होंगे फैसलाबाद शहर के अंदर? जी, फैसलाबाद में अगर सब्जियों और सब्जी मसालाजात की हम बात करें तो हर गुजरता दिन जो है वो इनके रेट बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर गुजरते दिन के साथ सब्जी और सब्जी मसालाजात के में तेज़ी जो है वो आती जा रही है, जिससे शहरी जो है वो परेशान है। अदरक जो है इस वक्त 540 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि ये तो जो है हुकूमत की जानब से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनकी जानब से जो है वो मंडियों में जो है वो रेट लिस्ट बनाई गई है, लेकिन दुकानदारों की जानब से उस रेट पर नहीं दिए जा रहे। दुकानदार जो है वो उससे ज़्यादा रेट पर फरोख्त कर रहे हैं, जिससे शहरी जो है वो मजीद परेशान है। जबकि लहसुन जो है वो भी तकरीबन 200-250 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च और शिमला मिर्च की हम बात करें तो वो भी अपनी अपनी डबल सेंचुरी जो है वो मुकम्मल कर गई है रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि दुकानदारों की जानब से इससे ज़्यादा महंगे रेट पर जो है वो सब्जियाँ और सब्ज़ी मसालाजात जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों की जानब से भी मुतालबा ये सामने आया है कि दुकानदारों को चाहिए कि ये सब्जियां और सब्जी मसालाजात जो है कम से कम उसी रेट पर तो दें जो कि रेट लिस्ट पर जो है वो मेंशन किए गए हैं, जबकि दुकानदार जो है वो ज़्यादा रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। अगर दीगर सब्जियों की बात करें तो हम उनमें भी तमाम जो टिंडे है वो 185 रुपये फी किलो, जबकि मटर जो है वो 240 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ करेला जो है वो 80 रुपये, जबकि आलू जो है जो सब्जी में जो है वो उसको डाला जाता है वो 85 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम जो है वो चिकन की बात करते हैं तो चिकन जो है वो 255 रुपये 260 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जिंदा मुर्गी 175 में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का ये कहना है कि एक तरफ तो अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उनको जो है वो चूना लगाने में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ दुकानदार है वो भी किसी से कम दिखाई नहीं दे रहे। दुकानदार भी शहरियों को जो है वो दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। शहरियों की दुकानदारों की जानब से बहुत ज़्यादा रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और अगर ज़िला इंतज़ामिया कंट्रोल करे तो यकीनी तौर पर जो रेट है वो उनकी कीमतें भी कम हो और आम शहरी भी आसानी से खरीद सके। जी, बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अगर चूना लगा रहे हैं तो चूना लगाने में कमी जो है वो दुकानदारों की तरफ से भी देखने में नहीं आ रही। तो जनाब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट किचन की तरफ और देखते हैं कि शेफ जहांगीर आज हमारे साथ मौजूद होंगे और क्या यमी यमी बना के आज हमें खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम शेफ, आज कुछ रेसिपीज जो है ना मुझे कुछ मुनफिद दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कुछ इंग्लिश तैयार होने जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे सॉसेजेस और इसके साथ साथ इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उससे यूं महसूस हो रहा है आज रेसिपी आम रेसिपीज से थोड़ी मुनफिद होगी, डिफरेंट होगी। क्या बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमारी होम बेकरी की रेसिपी है, वहाँ पे हम इंग्लिश फूड तैयार करते हैं। उसी में से एक मोरक्कन चिकन बनाने जा रहे हैं आज। मोरक्कन चिकन जनाब बनाने जा रहे हैं और मेरे ख्याल ये एक स्टेक की किस्म है। जी जी जी, और स्टेक इसका मतलब है आज तैयार किया जा रहा है। चिकन स्टेक है, जैसे चिकन स्टेक तैयार किया जा रहा है। चिकन स्टेक तो तैयार किया जाएगा, लेकिन ये किस में तैयार होगा जानते हैं शेफ से। जनाब बताइएगा, गोल्डन घी में तैयार किया जाएगा या कुकिंग ऑयल में से तैयार किया? सर आज इसका जो हम बनाएंगे मैरिनेशन बनाएंगे हम ऑलिव ऑयल में, और इसको तैयार करेंगे हम गोल्डन घी में। गोल्डन घी के अंदर जनाब तैयार किया जाएगा। गोल्डन घी और कुकिंग ऑयल के हवाले से आपको बताता चलूं कि इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर विटामिन हैं। विटामिन की बात की जाए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए आपकी आईज को, जो जिन नजरों से मैं आपको देख रहा हूं ना, इसको विजन को ब्रॉड करती है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर बनाती है। विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन यानी आपकी बोन्स को स्ट्रांग करती है और विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और हेयर्स के हवाले से बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर। और इसके साथ साथ इसे ऑटोमेटिक प्लांट के अंदर तैयार किया जाता है, डबल रिफाइंड तरीके के साथ तैयार किया जाता है और हफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ इसे तैयार किया जाता है ताकि आपको खानों के अंदर मिले भरपूर लज्जत। तो जनाब मैं चाहता हूं रेसिपी को स्टार्ट करें, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने के से पहले आप यह भी बताएं कि इसके साथ साथ और क्या चीजें होंगी जो हम रेडी करेंगे, क्योंकि हम इसके साथ सलाद तैयार कर रहे हैं, वेजिस तैयार कर रहे हैं और मैरिनेटेड वेजिस होंगी। और जब भी मैरिनेटेड वेजिस का नाम आता है मेरे मुंह में बड़ा पानी आना शुरू हो जाता है। मुझे स्टेक के साथ जो वेजिस तैयार करते हैं स्टेक से भी ज्यादा लज्जत भरी लगती है। और साथ में जो चावल इसके हम इस्तेमाल करेंगे, एक स्मॉल बॉल होता है ना, अगर खासतौर पर स्टेक्स की बात की जाए, स्टेक्स के पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि डाइट को भरपूर रखा जाता है। प्रोटीन सोर्स आपको मिलता है आपके चिकन से और इसके साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं आपके चावलों से और आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और इसके साथ साथ मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं आपकी वेजिस से। तो मैं चाहता हूं बाकी जो चीजें इसके साथ तैयार करेंगे उस हवाले से भी आप आगाह करें। जी, वेजिटेबल है मेरे पास
ठीक है। यहाँ पे है। उसके बाद अच्छा, steamed वेजिटेबल rice में जो- वेजिस कौन कौन सी यूज की है हमने, वो भी आप बताएं ताकि ऑडियंस को पता चल सके। इसके अंदर हमने फ्रेश बीन यूज की है, उसके बाद जुकीनी है और कैरेट, 3 कैरेट, एस्पैरागस यूज कर रहे हैं हम इसके एस्पेरागस नहीं है वैसे, इसके अंदर एस्पेरागस भी जो है ना एस्पैरागस भी यूज की जाती है, लेकिन हम जो चीजें अवेलेबल है, क्योंकि शाहिदा ने बताया चीजें बड़ी महंगी हो रही हैं, तो हमने हर चीज को मद्देनजर रखना होता है। अपनी ऑडियंस को वो चीज देनी है जी, कि जी। कम पैसों के अंदर जबरदस्ती रेसिपी उनकी तैयार हो सके। तो आज सैलेड जो तैयार कर रहे हैं, साथ में वेजिस रेडी कर रहे हैं, उस हवाले से बता दिया। अच्छा, माफी चाहूंगा, चावलों के हवाले से मुझे बताइएगा कि इसको जिस तरह से फ्राइड राइस तैयार किए जाते हैं वैसे होंगे या सिंपल चावल इसे ये सर्व करेंगे? स्टीम राइस है। स्टीम राइस इसके साथ सर्व किए जाएंगे। चलें जी, मैं चाहता हूं रेसिपी को स्टार्ट करें। इसकी मैरिनेशन की जाएगी पहले चिकन की। चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड रखा हुआ है, उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास गार्लिक है, ठीक है। साल्ट है, 1 टीस्पून है मेरे। उसके बाद 1/2 टीस्पून मेरे पास जीरा है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है, और चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर है, और 1/2 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, और हल्दी है यहाँ पे 1/2 टीस्पून, हॉट सॉस। बिल्कुल जी। अच्छा, इसकी रेसिपी तो आपने बता दी, लेकिन ये रेसिपी कितनी क्वांटिटी के लिए होगी ये भी आप बताएं सर। 1/2 kg चिकन पड़ा हुआ है मेरे में, इसके लिए जो है ना अच्छा, 1/2 kg। चिकन भी कोई आम स्टेक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ब्रेस्ट का पीस होगा। इस हवाले से भी बताएं कि इसको किस तरह से तैयार करना है, ये पीस किस तरह से लेना है। अगर कोई शख्स अपने घर पे स्टेक तैयार करना चाहता है, जैसे आज हम रेसिपी बता रहे हैं, तो वो जाके डिमांड क्या करे चिकन वाले से? चिकन का जो पीस होता है, ब्रेस्ट पीस, तकरीबन ये जो साइज है इसका तकरीबन 100 ग्राम से ज्यादा 100 ग्राम जो है वो होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा भी दूं कि मीट लोफ्स इसके तैयार किए जाते हैं, और देख के जो आपके मुंह में पानी आता है उसमें कुछ कमाल कैमरामैन का भी होता है। हमारे बड़े नॉटी कैमरामैन है राशिद यहाँ पे मौजूद है, जो जूम इन करके आपको दिखाते हैं ना, और मुंह में पानी आता है, उसके पीछे इन्हीं का हाथ होता है। तो जनाब, मैं चाहता हूं इसकी मैरिनेशन स्टार्ट की जाए, और मैरिनेशन स्टार्ट करने के साथ साथ आपको यह भी बताता चलो, आज हम न्यूट्रिशन के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और न्यूट्रिशन के हवाले से पूछेंगे, क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कोरोना वायरस की सेकंड लेयर आ रही है, और सेकंड लेयर आने की वजह से बहुत सारे लोग दोबारा से अपनी डाइट के हवाले से कॉन्शियस होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम हर एक को स्ट्रांग करना है, और उसे स्ट्रांग करने के लिए आपके पास मुनासिब जो है वो डाइट का इंतजाम होना चाहिए। तो हमारे साथ आज कुछ गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले मैं शेफ से पूछना चाहूंगा। शेफ, ये बताइएगा, मैरिनेशन जब इसकी कर दी जाती है तो इसे मैरिनेट करने के बाद कितनी देर के लिए छोड़ना आता है, ताकि मैरिनेशन जो है उसका टेस्ट इसके अंदर भरपूर तरीके से आ सके? तकरीबन 30 मिनट है, अगर टाइम कम है तो कम से कम 15 मिनट जरूर होना चाहिए। 15 मिनट मैरिनेट किया जाएगा। जनाब, जितनी देर में मैरिनेशन होगी, हमारे साथ आज नजवा साहिबा मौजूद हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से आज खास तौर पे आई हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनका बड़ा नाम सुन रखा था। बड़ी मुश्किल से आज हमने इनसे वक्त लिया है और इनको शो के अंदर मदऊ किया है, क्योंकि न्यूट्रिशन के हवाले से गुफ्तगू माहिर ग़िज़ाइयत के साथ करनी चाहिए, क्योंकि वही बेहतर बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिनसे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है, बच्चों की ग्रोथ किस तरह से बेहतर की जा सकती है, शुगर के पेशेंट्स के लिए क्या खाना अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए क्या चीजें बेहतर होती हैं। ये तमाम तर चीजें जो है उससे हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ नजवा कमर साहिबा मौजूद है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से माहिर ग़िज़ाइयत हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, बहुत सारे बच्चों को इल्म इनकी तरफ से दिया जाता है कि किस तरह से अपनी डाइट को बेहतर किया जा सके, डिग्री किस तरह से की जा सके, लोगों को जो है वो बेहतर अंदाज में किस तरह से समझाया जा सके। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, सेकंड वेव का कहा जा रहा है कोरोना की, और जिस तरह से पहले जोर दिया गया था डाइट के ऊपर, अब दोबारा से वैसे जोर आता हुआ नजर आ रहा है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। कौन कौन से विटामिन इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, और ऑर्गेनिक सोर्स से अगर आपको वो विटामिन लेने हैं तो वो किस तरह से लिए जा सकते हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। विटामिन सी के बारे में न्यू रिसर्च कहती है कि विटामिन सी इज नॉट ए सिंपल विटामिन, इट इज बेसिकली ए विटामिन कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन कॉम्प्लेक्स जब आप किसी फूड सोर्स से या ऑर्गेनिक सोर्स से लेते हैं तो वो आपको अपने पूरी की पूरी केमिकल फॉर्म्स के साथ मिलता है, और वो विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को इन्हेंस कर देता है 90% तक। बेसिकली इसका एक
मोड ऑफ एक्शन नहीं है इम्यून सिस्टम के हवाले से, इसके मल्टीपल एक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके अंदर एक इम्यून बूस्टिंग शील्ड बना देता है, जो शील्ड आपके अंदर किसी किस्म के भी एक्स्ट्रा जो वायरस हैं या फ्री रेडिकल्स हैं उनको अटैक होने से रोके। इन केस कि आपके अंदर वो अटैक कर गए हैं और आपके अंदर पेनिट्रेट कर गए हैं, डिजीज प्रिवेल कर रही है, तो ये सेल्फ डेथ ऑफ दैट सेल जिसमें वो डिजीज थी उसको इनकरेज करेगा और फिर उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। मतलब ये अपॉप्टोसिस का अमल जो है वो निज़वा स्टार्ट हो जाता है और बॉडी के अंदर जो डिफेक्टिव सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको रिमूव कर देता है। सेकेंडली ये इम्यून सेल्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको इनहेंस कर देता है, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल इम्यून सिस्टम सुपर इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है और ये को वर्क करते हैं विटामिन ई एंड विटामिन सी इस इम्यून शील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपको किसी भी किस्म की इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे आजकल वेव है, अदरवाइज आपकी जो स्मोक का इशू है ये भी आपका सॉर्ट आउट होने लगता है। निज़वा ये बताइएगा, स्मोक को बहुत रिलेट किया जा रहा है आजकल कोरोना वायरस के साथ, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन कॉज करता है और अगर ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, इस दौरान अगर कोरोना वायरस आके कहीं से पेनिट्रेट कर गया, ज्यादा लिथल साबित हो सकता है। बिल्कुल। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें ये बिल्कुल सही और 100% सही बात है। एक्चुअली मैं जब डील करती हूँ किसी पेशेंट को तो मैं उसके लिवर पे काम करती हूँ फर्स्ट। आपका लिवर आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए मेन साइट है। आपके लिवर के 500 टाइम्स काम है, लेकिन आजकल लोड ऑफ टॉक्सिन्स ड्यू टू स्मोक ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम या टॉक्सिन्स को रिमूव करना ज्यादा इन्वॉल्व है लिवर इस काम में। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ निज़वा साहिबा मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं, माहिर ग़िज़ाइया थे। तो क्या कहेंगी आप, देखा जाए अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के हवाले से उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेस हो जाता है, प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता और न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं कर पाता अगर आपकी बॉडी में मौजूद भी है। ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि आप डाइट तो ले रहे हैं लेकिन वो डाइट को यूटिलाइज आपकी बॉडी नहीं कर रही। बिल्कुल, मैं जैसे कि पहले बता रही थी कि लिवर आपके बॉडी में मोर देन 500 काम करता है, जिसमें सबसे मेजर या इम्पॉर्टेंट काम जो प्रोटीन या जो कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं इसको इन एब्जॉर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करना है नॉर्मली अगर हम देख रहे हैं। लेकिन जब आजकल की सिचुएशन में स्मोक बहुत ज्यादा हो गई है तो स्मोक की वजह से टॉक्सिन लोड ऑन द लिवर डबल हो गया है। तो लिवर जब अपना एक इम्यून सिस्टम वाला फंक्शन यानी टॉक्सिन्स को रिमूव करने में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए तो बाकी सारे काम थोड़े से फंक्शन जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि आर्टिफिशियल फूड को जितना ज्यादा हम अपनी लाइफ स्टाइल में ले आएंगे उतना ज्यादा टॉक्सिन्स का लोड हम लिवर पे बढ़ा देते हैं। तो लोड जो है वो तो बढ़ रहा है, काम सिर्फ आपके लिवर को ही करना है डिटॉक्सिफाई करने का। तो जब आपके बॉडी में टॉक्सिन्स का लोड बढ़ जाता है तो इन टॉक्सिन्स को नहीं पता कि इन्होंने कहाँ जाना है या इन्होंने कहाँ स्टोर होना है, तो ये या तो वो किडनीज पे भी इफेक्ट करते हैं, किडनीज पे, लिवर के ऊपर अपने जो हेल्पिंग सेल्स हैं उनकी हेल्थ जो है वो नॉर्मल नहीं रहती और ये लंग्स पे भी इफेक्ट करते हैं। और इन सब को हम प्रोसेस को एक मैकेनिज्म के थ्रू देखें तो ये एंड पे आपका फ्री रेडिकल का लोड बढ़ जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन आती है और किसी भी बॉडी में जिसमें इन्फ्लेमेशन हो कोई भी डिजीज प्रिवेल कर सकती है। और सबसे मेजर कॉज इसका कोरोना ही होता है, क्योंकि अगर उसकी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है, आपके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन है तो आपका इम्यून सिस्टम 100% वर्किंग नहीं कर रहा होता, आप किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के लिए रेडी होते हैं, ससेप्टेबल हो जाते हैं। अब हमें डिटॉक्सिफिकेशन पे बात करनी चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपने विटामिन सी की बात की, तो विटामिन सी कॉम्प्लेक्स हमें लाइम में से बहुत अच्छा मिलता है। अगर कोई लीमू नहीं ले सकता तो वो अमरूद का अगर एक दिन में एक खा लेता है अपनी फिस्ट साइज का या इसकी मिकदार के बराबर 80 ग्राम फ्रूट खा लेते हैं तो वो अपना एक दिन का RDA पूरा कर लेते हैं विटामिन सी का। और सप्लीमेंटल विटामिन सी ले लेने चाहिए, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट आपको अपनी डाइट में से पूरे करने चाहिए। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स हैं
या रॉ वेजिटेबल या फ्रूट आप खा रहे हैं, सब में विटामिन सी की मिकदार मौजूद होती है। कोई 12% आपका डेली की रिक्वायरमेंट का दे रहे हैं, कोई 20%, कोई 70%। आपको नॉर्मली इम्यून सिस्टम इनहेंस करने के लिए विटामिन सी की मिकदार थोड़े आम आरडीएस से ज्यादा कर देनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो कितना नुकसानदेह होता है, उसका नुकसान होता क्यों है? प्रोसेस्ड फूड जो हैं उनकी जितनी प्रोसेसिंग ज्यादा हो जाएगी उतने वो नुकसानदेह हो जाएंगे। प्रोसेसिंग में क्या चीज यूज होता है? मतलब प्रोसेसिंग में अगर किसी ने कलरेंट ऐड किए हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। रेड डाई जो है, जिस भी चीज में आप ऐड कर लेते हैं, तो रेड डाई जो है कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब कैंसर काज करते हैं वो टू लिवर सेल है। तो वो आपके लिवर के अंदर जब तक वो टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं करता, अपने सेल में स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए, और जब तक वो स्टोर करता है वहां पे अगर म्यूटेजेनेसिस हो जाती है तो वो कार्सिनोजेनिक में कन्वर्ट हो जाएंगे सेल, और लिवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर करते हैं आपको ऑन्कोजीन्स को। ओके, ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली फिर कैंसर कॉज करते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी मुझे बताइएगा कि ऑर्गेनिक फूड के तरफ लोगों का रुझान बहुत कम है। टेस्ट उनका कहना है कि ज्यादा बेहतर उन चीजों का आता है जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, और बहुत सारी आजकल कंपनीज है, मैं नाम तो नहीं यहाँ पे लूंगा, लेकिन वो चिकन को, मीट को तकरीबन 3-3, 4-4 माह सेव करने के बाद जो है वो सेल आउट करते हैं। यानी ये मीट जो है एक दिन भी बाहर पड़ा रहे ये तो खराब हो जाता है। प्रोसेसिंग जब शुरू की गई थी, ये इंडस्ट्री है जो 90s में शुरू हुई थी, और ये इंडस्ट्री स्टार्ट करने का मकसद ये था, तब प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन बहुत कॉमन थी, और प्रोटीन एनर्जी को डिफेंड करने के लिए, लोगों में प्रोटीन सोर्स को बढ़ाने के लिए, चिकन को सर्व करने के लिए, सेव करने के लिए इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट की गई, और इसका एक मकसद था। लेकिन फॉर द टाइम 100 ईयर्स के बाद इसकी जो थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं वो शो होने लगे। अगर आप इसको बहुत ज्यादा केमिकल जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट बहुत ज्यादा लगा के, ब्राइन सोल्यूशन बहुत ज्यादा लगा के करते हैं, तो ये हाइपरटेंसिव और ये हार्ट की डिजीजेस के लिए एक इनिशिएटिव है, और जो इसको रेगुलर कंज्यूम करेगा ये उसके लिए है। अगर आप ओकेजनली बहुत कम इन चीजों को लेते हैं तो आपकी बॉडी में ये कैपेसिटी होती है कि उसको न्यूट्रलाइज करे। कुछ चीजें हैं जो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकती, जैसे जिनका केमिकल नेचर ऐसा है जो आपके अंदर के सेल्स की नेचर चेंज कर दे, वो न्यूट्रलाइज नहीं होती। जैसे मैंने रेड डाई की एग्जांपल दी है, अगर नेचुरल फूड कलरेंट से हम रेड डाई एक्सट्रैक्ट करें तो वो इतना खतरनाक नहीं है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं जो टेस्टी भी हैं और जो हेल्दी भी हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे चीपर सोर्स चाहिए होता है ना, Yes. तो वो फिर ऑर्गेनिक से नहीं मिल पाता उनको, वो कलरिंग आप मिक्स करते हैं बाद में, और वो फिर अल्टीमेटली आपका कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉज करता है। अच्छा, इस हवाले से भी मुझे बताइएगा कि ऑर्गेनिक फूड के अलावा घरों में अगर बात की जाए, जो सब्जियां तैयार की जाती हैं या हंडियां तैयार की जाती हैं, हमारे यहाँ पे कल्चर है घी दबा के डाल दिया जाता है, ऑयल दबा के डाल दिया जाता है, अल्टीमेटली आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, शुगर पेशेंट्स की शुगर भी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट हो जाते हैं। उनको जरा पैगाम दे कि घरों के अंदर हंडियां कैसे तैयार करनी है। ओके, सबसे पहली चीज, जब सब्जी का कलर डी कलर होने लगे तो उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म होते हैं। ये सबसे पहली की है कि आप उस वेजिटेबल को इतना कुक करें कि उसका कलर जो है वो उसके अंदर रहना चाहिए, उसके अंदर उसका, अगर गाजर है तो वो ब्राउन कलर में नहीं जानी चाहिए, अगर प्याज है उसे बहुत ज्यादा कुक ना करें। सेकंड चीज जो है, शेफ सुन रहे हैं ना आप, ये चीजें जो बताई जा रही हैं। सेकेंडली जो चीज आप बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, कभी ऑफ एंड ऑन की बात नहीं कर रही मैं, रेगुलरली आप बहुत ज्यादा प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर जो चीज को करते हैं तो वो आपकी जो फूड है उसकी अंदर की केमिस्ट्री चेंज कर देती है। हम अभी तक यहाँ पे अपने एजुकेशनल सेटअप में भी कैलोरी इन कैलोरी आउट पे बात करते हैं, जबकि वेस्ट में न्यूट्रीजिनोमिक्स पे बात होती है। न्यूट्रीजिनोमिक्स बेसिकली ये चीज है कि आप किसी फूड की केमिस्ट्री कैसे चेंज करें जो आपके अंदर के जीनोम्स की केमिस्ट्री चेंज करे और आपको डिफेंसिव मैकेनिज्म पे ले आए, आप एंटी एजिंग में रहें, आपकी एजिंग। तभी यही कहा जाता है ना कि आप चीजें बॉयल करके यूज करें। इसे हाई टेम्परेचर पे जब कुक किया जाता है तो ना सिर्फ कलर्स चेंज होते हैं बल्कि न्यूट्रिशन जो इसके अंदर मौजूद होते हैं वो भी हाई टेम्परेचर पे किल हो जाते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव, विटामिन सी बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है, यहाँ तक कि अगर आप किसी फ्रूट को
या किसी वेजिटेबल को धूप के अंदर एक दिन 6 घंटे रख देते हैं तो उसमें 50% बी विटामिन और सी विटामिन डिके हो जाते हैं। तो आप हीटिंग के दौरान इसी वजह से आपको रॉ सैलेड और मिक्स वेजिटेबल सालन जो है वो मिक्स खाने के लिए जरूरी है कि बी कॉम्प्लेक्स और सी आपको रॉ फूड में से मिल जाए और फ्रूट्स बेसिकली विटामिन के सोर्स के लिए हर खाने के साथ जो है वो इनकॉर्पोरेट कराए जाते हैं ताकि आपके विटामिन आपकी न्यूट्रिशन पूरी रहे। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा, ये मल्टीविटामिन जो लिए जाते हैं ये कहा जाता है कि एज फैक्टर के हिसाब से इसे लाजमी इनटेक अपनी बनानी चाहिए। जैसे 50 से ऊपर अगर कोई जाता है तो उसे डेली मल्टीविटामिन लेने चाहिए क्योंकि उससे उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है और मसल साइज वो डिक्रीज नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? अगर तो कोई डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो दैट आर वेल एंड गुड। डाइटरी सप्लीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट विटामिन डी कॉम्प्लेक्स डी है। विटामिन डी जो है वो D3 की फॉर्म में एज्ड लोगों को ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल लाजमी आपसे करना चाहूंगा, विटामिन D3 भी आपके कैल्शियम को तो ऑब्जॉर्व करता है, इसका प्रिकर्सर समझा जाता है K2 को। K2 हमारे सप्लीमेंट्स के अंदर मार्केट के अंदर नहीं आ रहा, जैसे जैसे केमिस्ट्री चेंज हो रही है। अब विटामिन डी लेने का भी फायदा नहीं है क्योंकि वो कैल्शियम को ऑब्जॉर्व तब करेगा जब वो खुद वर्किंग पोजीशन में आएगा। अब विटामिन K2 होगा तो वो वर्किंग पोजीशन में होगा। इस हवाले से बताएं। लार्ज इंटेस्टाइन में एक गट फ्लोरा है, माइक्रोफ्लोरा। बेसिकली जब आप कोई भी फ्रूट वेजिटेबल रॉ लेते हैं तो वो फाइबर लेना आपका बेसिकली मकसद है। फाइबर आपके जो गट फ्लोरा है वो उसको कन्वर्ट करते हैं, उसमें से विटामिन K1 K2 दोनों के विटामिन K जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया निकाल के आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। विटामिन K फैमिली है फैट सॉल्युबल विटामिन में से, लेकिन ये आपके बॉडी में स्टोर नहीं होता। यही तो इश्यू है ना, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया। तो ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेक के लिए जो चीज हमने वेजिस तैयार की थी काफी हद तक तैयार हो चुकी हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगी इसके लिए मैंने दावत दे रखी है निस्बा मैडम को। वहां से यहां तक हम लेके आए क्योंकि जो आज हमने बनाया उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपको बताता चलूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक सवाल मैडम आपसे जरूर सना मक्की के हवाले से करना चाहता हूं कि इस हवाले से बड़ा कंट्रोवर्सी पाई जा रही है और सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें फैल रही हैं कि इसको लेने से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो लेते भी हैं और अपना पेट खराब कर लेते हैं। इसके पीछे क्या वजह है और कितनी सच्चाई है ये भी आप जरा बताएं। सना मक्की को लेने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आप उसके सिर्फ लीव्स को लेते हैं और उसके स्टेम को नहीं लेते तो आप उससे कोई भी बीमारी आपको नहीं होती। दूसरा 5 to 7 लीव्स फॉर ए कप ऑफ वाटर इज इनफ। तो जो लोग ले रहे थे डंडी समेत कहवा बना के या इसका पाउडर बना के उसकी मिकदार को देखे बगैर 1 टीस्पून 2 टीस्पून कहवा बना के, तो उसकी वजह से उनके लैक्सेटिव इफेक्ट ज्यादा हो जाता है और वो मोशन और बीमारी की तरफ चले जाते हैं बजाय ये कि वो इसके साथ हेल्थ बेनिफिट्स मैडम जो मतलब इसमें कुछ ऐसा होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है? बिल्कुल, इसमें ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन सी के साथ अगर रॉ में ले रहे हैं, फ्रेश सना मक्की लीफ ले रहे हैं, ड्राइड नहीं है। और दूसरे नंबर पे इसके बारे में एक हदीस भी मैं कोट करना चाहूंगी कि इसमें मौत का भी अगर इलाज होता तो वो सना मक्की में होता। तो इसके अंदर वाकई ही ऐसी चीजें हैं जो इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं और बहुत मिनिमम कैलोरी 2 to 3 कैलोरी पर कप ऑफ टी। और अगर आप इसको एज ए कप ऑफ टी ऑल्टरनेटिव करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल है। अदरवाइज अगर जो लोग इसको बहुत बेतहाशा 1 किलो चाय बना के पी रहे हैं या इसके डंडी समेत कहवे बना के पीते हैं तो वो बीमारी का शिकार होते हैं। 5 to 7 लीव्स आर इनफ और बच्चों में ये 3 to 4 लीव्स होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से भी मुझे बताइएगा कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कितना घरों के अंदर आम करना चाहिए क्योंकि उससे भी काफी बेहतरी आती है सेहत के अंदर। एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है वो ये होता है कि ऑयल इस्तेमाल करके लोग ये समझते हैं कि उन्होंने एक हेल्दी फूड तैयार कर लिया, लेकिन उसे भी हाई टेम्परेचर पे कुक करने से वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है जो अल्टीमेटली आपकी हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत प्रॉब्लम काज करता है। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। बेसिकली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को अगर आप ऑयल की सेंस में देख रहे हैं तो आप ऑयल की कैटेगरी में देख रहे हैं। अगर आप इसको वैसे देखें तो जैसे हम किसी भी फ्रूट को तोड़ते हैं उसको जूस निकालते हैं तो ऑलिव एक फ्रूट है बिल्कुल, और उसका जूस है ये।
और इसको जैसे किसी जूस को हम कुकिंग के प्रोसेस में नहीं गुजारते, तो इसको भी नेचुरल वे में देखें तो कुकिंग का प्रोसेस के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं होते। बिल्कुल। आप एज ए सैलेड ड्रेसिंग आप कोई भी फूड ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, उसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि इसकी भी सर्विंग 1 टीस्पून ही है, जैसे कि किसी भी और ऑयल की है, तो ये कैलोरीज आपको दे देता है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स के साथ कैलोरीज दे रहा है, जो कि आपकी हार्ट डिजीज को खत्म करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इसको कुकिंग कर देते हैं तो जो इसके विटामिन सी है, वो जो विटामिन ई है इसमें, वो सेंसिटिव होते हैं कुछ हीटिंग प्रोसेस में, तो वो अपनी नेचर को, जो एंटीऑक्सीडेंट नेचर थी, वो चेंज कर लेते हैं और फिर ये आम ऑयल की तरह ही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको कुकिंग के बाद नहीं मिलते। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कोल्ड ड्रिंक के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। हमारे माशरे में बड़ा ये ट्रेंड सेट है कि घर पे जो भी शख्स आता है उसे कोल्ड ड्रिंक ही फराहम की जाती है, और रेस्टोरेंट में जाएं, खाने खाएं, कोल्ड ड्रिंक के बिना डिनर लंच उसे अधूरा समझा जाता है। इवन अब तो ब्रेकफास्ट में भी ये सिस्टम शुरू हो गया है। हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में कोल्ड ड्रिंक भी चल रही होती है। तो इस हवाले से बताएं ये कितना नुकसानदेह? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये काफी सारे लोगों के लिए शायद शॉकिंग हो कि एक 7 ईयर से छोटे बच्चे के खून में, जो कि 7 to 9 लीटर ऑफ या पिंट ऑफ ब्लड होते हैं उसमें, तो उसमें अगर हम 1 कप कोल्ड ड्रिंक ब्लैक अगर ऐड करते हैं तो उसकी पीएच को, ग्रोथ पीएच पे जाने के लिए दोबारा 40 डेज चाहिए, जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक ना पिए। हमारे यहाँ छोटे कद के आने की वजह ही ये है कि हमारी नस्लों ने इस बात को ख्याल नहीं किया। बच्चा दूध पी रहा है या नहीं पी रहा, कोल्ड ड्रिंक अगर पी रहा है तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, बेशक वो दुनिया की सबसे अच्छी चीजें भी खा रहा है। ठीक है। सेकेंडली, बड़ों में आप देखें पिछले कुछ ही सालों में किडनी डिजीजेज इतनी ज्यादा ग्रो की हैं। मैं मेरे पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कई डॉक्टर्स को मैंने डायग्नोज होते हुए देखा है किडनी डिजीज के साथ, क्योंकि लाइफस्टाइल बिजी था, पढ़ने में बिजी थे, पानी पिया नहीं पिया, कोल्ड ड्रिंक मिल गई खाने के साथ ले ली, और इसका अल्टीमेट ये कि 30 क्रॉस करते ही या तो डायबिटिक हैं लोग, और या फिर वो किडनी डिजीज के साथ सफर कर रहे हैं। ये आपके बॉडी के अंदर इंतहाई एसिडिक आपके ब्लड की पीएच को कर देती है, और किसी भी डिजीज के प्रिवेल करने के लिए ब्लड की पीएच एसिडिक होना जरूरी है। जब तक किसी इंसान की पीएच एल्कलाइन रहेगी, उसमें कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज प्रिवेल नहीं। भी आपको 7 तक रखनी होती 7 है, न्यूट्रल, और 7 न्यूट्रलाइज पीएच होती है। जब इससे नीचे आए देन भी प्रॉब्लम है, इससे ऊपर जाए तो भी प्रॉब्लम है। इसे मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक चीज और बताएं मैडम, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पतले होने की कोशिश में सुबह उठे निहार पेट ही लेमन जूस का इस्तेमाल करते हैं। सिट्रिक एसिड आपके लिए नुकसानदेह होता है खाली पेट, क्या कहेंगे? अगर आप उसको डाइल्यूट करके उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो उसका सोल्यूशन आपके स्टमक की वर्किंग एबिलिटी बढ़ा देता है। ये सब के लिए एक जैसा प्रिंसिपल नहीं है। जो स्टमक डिजीज के साथ, गर्ड के साथ इफेक्टिव हैं, जिनको जीआई ट्रैक इश्यूज हैं, उनके लिए नहीं। नॉर्मली अगर आपका जीआई ट्रैक स्लो मेटाबॉलिक रेट पे है तो आप उसको इन्हेंस करने के लिए एक्स्ट्रा एक सोल्यूशन बॉडी की हेल्प के लिए दे सकते हैं। लेकिन जो लोग इसको भी एक्सेस में करते हैं, 1/2 to 1 लाइम इज इनफ, और वो डाइल्यूशन के साथ, जो 3 लीमू, 6 लीमू, 7 लीमू, 7 दिनों की डाइट, ये वाली सारी फेक चीजें हैं जो आपके बॉडी का एक्स्ट्रा वेट तो आपका निकाल देंगी, जब वो वेट वापस आएगा तो आप डबल गेन करेंगे। और यही वजह होती है कि लोग जब डाइट स्टार्ट करते हैं 1 महीना रच के कर लेते हैं, जब शौक पूरा हो जाता है उसके बाद उससे डबल गेन कर लेते हैं। तो हमारी रेसिपी जनाब आज की तैयार हो चुकी है, आपको दिखा तो रहा हूं, लेकिन मेरी बड़ी हिम्मत है कि मैं अपने हाथों को इस वक्त कंट्रोल कर रहा हूं, क्योंकि आज मुझे लगता है कि बड़ी जबरदस्त जो स्टेक है वो तैयार हुई है। मैडम, न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें मुकम्मल है। हमने आपके आने की सुन के हमने ऐसी डिश तैयार की है, उसका चुनाव किया जिससे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो पूरी तरह मिल सके। तो बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आप आज के शो के अंदर आए, बहुत मुफीद मशवरे दिए आपने। तो जहांगीर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त डिश तैयार की। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।